शहर की अंधेरी गलियों में एक गुप्त गिरोह मासूम लड़कियों का अपहरण करके उन्हें गायब कर देता है और एक पिता की दुनिया पल भर में तबाह हो जाती है। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो एक पूर्व कमांडो मैदान में उतरता है। अब न्याय नहीं बल्कि बदला चाहता है। हर गोली एक संदेश है कि जब कुछ इंसान शैतान का रूप धारण कर लेते हैं, तो एक सिपाही ही रक्षक बनने के लिए आगे आता है। यही कहानी है फिल्म 6 बुलेट्स की। आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। कहानी शुरू होती है और हम सैमसन को एक बार में अकेला बैठा हुआ देखते हैं। ये बार लड़कियों का धंधा है, उन्हें खरीदा बेचा जाता है। फिर सैमसन यहाँ मैनेजर से जाकर मिलता है और कहता है कि मुझे यहाँ के मौलिक से निपटना है, मेरे पास बहुत पैसा है। ये बातें सुनकर ये लोग सैमसन को ढूंढते हैं और उसे ऊपर उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ उनका बॉस बैठता है। फिर सैमसन उसके साथ बैठता है और थोड़ी देर बातें करने के बाद पैसे निकालकर मेज पर रख देता है। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, सैमसन सब पर हमला कर देता है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार डालता है। एक एक करके लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। सैमसन बिल्कुल अकेला है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं। वो ऐसे ही सबको मारता रहता है। फिर हमें पता चलता है कि सैमसन पहले स्पेशल फोर्स में था और वहाँ का सबसे अच्छा सिपाही था, इसीलिए वो लड़ाई में इतना माहिर है। फिर सबको मारने के बाद वो ऊपर जाता है और एक कमरा खोलता है, तो यहाँ हमें विक्टर नाम का एक लड़का दिखाई देता है जिसे लोगों ने बंदी बना लिया था। वे इस बच्चे को बेचने वाले थे। तभी सैमसन विक्टर के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, डरो मत, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा, तुम्हें बस चुप रहना है। ये कहकर वो विक्टर को नीचे बेसमेंट में ले जाता है जहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी है। फिर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सैमसन मोटरसाइकिल लेकर बाहर आता है, वो डिटर्मिनेटर का बटन दबा देता है। तब हमें पता चलता है कि उसने इस घर के सामने खड़ी सभी कारों में पहले ही बम लगा दिए थे। जैसे ही वो बाहर निकले, उसे एक साथ सारी कारें उड़ा देनी चाहिए। अब एक एक करके सारी कारें उड़ाई जा रही हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही सैमसन यहाँ से चला जाता है, वो फिर से बटन दबाता है। फिर पूरा महल उड़ा दिया जाता है। हत्यारे के सभी लोग जो यहाँ मौजूद थे इस धमाके में मर जाते हैं। ये चलता है, लेकिन सुबह उसके घर का फोन बजता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, स्टीवन नाम का एक इन्वेस्टिगेटर उसे फोन करता है। सैमसन को समझ नहीं आता कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ जाकर वो एक चौंकाने वाली बात बताता है कि उसने कल रात अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। स्टीवन उससे कहता है कि तुम एक बच्चे के साथ यहाँ से चले गए और फिर इस इमारत को तबाह कर दिया। तुम्हें पता भी नहीं था कि इस इमारत के अंदर और कितने बंधक हैं। बेसमेंट वाले हिस्से में ब्लास्ट नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई थी। ब्लास्ट के बाद अंदर बंधक लड़कियां दम घुटने से मर गईं, और ये कहते ही वो उसे उनकी लाशें दिखाता है। ये सब देखकर सैमसन दुखी हो जाता है। पिछले 6 महीनों में उसने कई पेशे बदले हैं और अब वो कसाई का काम कर रहा है, लेकिन अब उसे पुरानी यादें परेशान कर रही हैं। 6 महीने पहले उसके साथ हुई दुर्घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी है। सैमसन रात में तहखाने में उन सभी मरे हुए लोगों को देखता है जिन्होंने उसे मार डाला था, और वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। फिर हमें पूर्वी यूरोप के एक देश मोल्दोवा के हवाई अड्डे का दृश्य दिखाई देता है, और यहाँ हमें एक परिवार दिखाई देता है। इस परिवार के मुखिया का नाम फ्रेडरिक है और उसकी पत्नी का नाम मोनिका है। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम बे है। ये सभी लोग मोल्दोवा नामक इस देश में कुछ समय बिताने आए हैं। ये सभी लोग एक साथ बहुत खुश दिखते हैं क्योंकि लंबे समय के बाद ये लोग छुट्टियां मनाने आए हैं। इस बीच हम एक संदिग्ध लड़की को बेकी की तस्वीर लेते हुए देखते हैं। पूरा समय ये लोग यहाँ बिताने वाले हैं। उनका परिवार होटल में रुकने वाला है, इसीलिए लोग होटल के अंदर चेक इन करते हैं। फिर वो देखती है कि उसके सेलफोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। फिर वो फ्रेडरिक के पास जाती है और कहती है कि वो बालकनी में जा रही है। बाहर वो उम्मीद करती है कि शायद उसके सेलफोन को वहाँ नेटवर्क मिल जाए। फ्रेडरिक भी उसे जाने देता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान एमी के मैचों पर है जो वो टीवी पर देख रहा है। सब कुछ अच्छा रहा है। फिर हम देखते हैं कि अमालिया दूसरी बालकनी में बैठी है। फिर धीरे धीरे वे दोनों बातें करने लगते हैं। फिर बातचीत में अमालिया बताती है कि यहाँ नेटवर्क कितना मुश्किल है, लेकिन वो बेकी को वो उपाय भी बताती है जहाँ से उसे नेटवर्क मिल सकता है।
फिर दूसरी तरफ हम फ्रेडरिक को देखते हैं। ऐसा लगता है कि उसे एहसास होता है कि बहुत समय बीत चुका है, लेकिन वो अभी भी वापस नहीं आया है। फिर वो वापस आता है और मोंका से पूछता है, अच्छा क्या उसे पता है कि बे कहाँ है? तब मोंका कहता है, नहीं, मैं जब से होटल में आया हूँ तब से टॉयलेट में हूँ। फिर वो नीचे जाता है और काउंटर से बात करता है और उनसे बे के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। फिर ये लोग यहाँ मैनेजर से जाकर मिलते हैं और सारे सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं कि दरवाजे से कौन बाहर गया है, लेकिन यहाँ भी उन्हें बे दिखाई नहीं देता। तब फ्रेडरिक की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। वो तुरंत पुलिस से संपर्क करता है और पुलिस बे को हर जगह ढूंढने लगती है। फ्रेडरिक जानता है कि वो बहुत मशहूर है, उसने हाल ही में चैंपियनशिप जीती है, इसीलिए मीडिया उसकी बात सुनेगा। फिर वो मीडिया के पास पहुंचता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। इस बीच हम देखते हैं कि सैमसन अपनी दुकान में बैठा बेकी के अपहरण की खबर देख रहा है। थोड़ी देर बाद वो यहाँ आता है और सैमसन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं वहाँ गया था, मुझे वहाँ एक आदमी मिला। उसने कहा कि पुलिस को बहुत समय लगेगा और जब तक पुलिस अपराधियों तक पहुँचेगी तब तक तुम्हारी बेकी बिक चुकी होगी। केवल एक आदमी ही तुम्हारी मदद कर सकता है और वो ऐसा ही है, मुझे अपना पता दो। ये बातें सुनने के बाद सैमसन कहता है कि मैंने वो सिर नीचे कर दिया है, अब मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। तभी मोनिका सैमसन का टैटू देखती है। उसका टैटू देखने के बाद वो समझ जाती है कि सैमसन विशेष बलों में हुआ करता था। क्योंकि मोनिका भी एक पुलिस वाली है, फ्रेंड सैमसन के सामने बहुत सारे पैसे रखती है और कहती है कि अगर आपको और पैसे चाहिए तो हम और पैसे देंगे, लेकिन हमें अपनी बेकी को वैसे भी ढूंढना है। लेकिन सैमसन मान जाता है। उसे पुरानी यादें याद आ रही हैं कि पिछली बार जब वो किसी की मदद करने गया था तो क्या हुआ था। और अब इसी बीच हमें सैमसन की गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जिसका नाम सेल्वी है। सेल्वी नेहा के दूतावास में काम करती है और उसने फ्रेडरिक को उसके पिता का लोकेशन दिया था क्योंकि वो जानती है कि सैमसन मदद कर सकता है। सैमसन जैसे ही ये बातें सुनता है तो कहता है, तुमने इन लोगों को मेरे बारे में क्यों बताया? तब सेल्वी उससे कहती है, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बेकी का अपहरण समय पर हुआ था, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सरकार में उनके लोग हर जगह हैं। पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी और एक और मासूम बेकी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी मदद करो, तुम उन तक पहुँच सकते हो। लेकिन सैमसन कहता है कि अब मैं किसी की मदद नहीं करने वाला और ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो अपनी बेकी को कैसे भी करके ढूंढना चाहता है। इसलिए वो बेकी की तस्वीर लेकर सड़क पर भटक रहा है। वो हर राह चलते व्यक्ति से पूछता है कि क्या उन्होंने इस लड़की को देखा है, लेकिन कोई भी हाँ नहीं कहता है। फिर वो एक अखबार विक्रेता के पास जाता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि सभी ने फ्रेडरिक को टीवी पर देखा है। हर कोई जानता है कि वो एक बीएमए फाइटर है, इसीलिए कुछ लोग फ्रेडरिक का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम किस तरह के फाइटर हो जो अपनी बेकी की रक्षा भी नहीं कर सकते और किसी ने तुम्हारी बेकी को तुमसे छीन लिया, तुम कायर हो। तब ये बातें सुनकर फ्रेडरिक गुस्से में आ जाता है और इन सभी लोगों पर एक एक करके हमला करता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो एक एक करके आते हैं और चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये सभी लोग एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं। फ्रेडरिक तभी यहाँ और एक आदमी आता है जिसके चेहरे पर नकाब। फिर सैमसन फ्रेडरिक को अपनी दुकान पर ले जाता है और उसका इलाज करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि तुम इसमें शामिल मत हो। तुम अपने घर वापस चले जाओ। मैं अकेला काम करता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी को जरूर ढूंढ लूंगा। तो फ्रेडरिक भी मान जाता है। यहाँ से सैमसन अपने कमरे में जाता है, अपनी कार में बैठता है और एक कैरियर में वो लूकास नाम के एक बड़े व्यापारी के घर पहुँचता है। वो दरवाजे पर जाता है और कहता है कि उसके हाथ में एक गुड़िया है। फिर गार्ड से बात करते हुए वो केट को बेहोश कर देता है और किसी को पता चले बिना वो सीसीटीवी कमरे के अंदर चला जाता है और वहाँ से पता चलता है कि लक्सेरी कहाँ है। और जैसे ही लुकास के पास पहुँचता है वो उसे बंद कर देता है और फिर वो कहता है, मुझे अभी बताओ कि बेक कहाँ है, अन्यथा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
तब लूकास कहता है कि मुझे बेकी के बारे में कुछ नहीं पता, वो कहाँ है और कौन है। तब सैमसन उससे कहता है कि अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम्हें बेकी के बारे में कुछ पता था और तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं वापस आ जाऊंगा, तब तुम बच नहीं पाओगे और मुझे बहुत जल्द सच्चाई पता चल जाएगी, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं। तब ये कहकर सैमसन यहाँ से चला जाता है। तब हमें लूकास दिखता है जो अपने आदमी फ्लैट को बुलाता है। तब हमें पता चलता है कि लूकास जानता था और लैक्स वही आदमी है जिसने बेकी को किडनैप किया था। तब लूकास फ्लैट को बेकी को मारने और उससे जुड़े सारे सबूत मिटाने के लिए कहता है। वो उसके फ्लैट को मार देता है और फिर अपने पार्टनर को हाथ में पेट्रोल लेकर बेकी के पास ले जाता है। फिर अगली सुबह पुलिस यहाँ आती है और उन्हें बेकी की बॉडी मिलती है। बेकी के हाथ में उसका ब्रेसलेट भी होता है। मोनिका जैसे ही ये सुनती है वो रोने लगती है और सैमसन के पास आकर उसे बार बार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारा काम करने का तरीका गलत है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन ये फ्रेडरिक ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए वो मोनिका को होटल ले जाता है और कहता है कि हम जल्द से जल्द अमेरिका चलेंगे। फिर दूसरी तरफ हम सैमसन को देखते हैं जो खुद पर बहुत गुस्सा है। उसे लगता है कि इसकी वजह से एक और मासूम बेकी की जान चली गई। वो अपना गम भुलाने के लिए खूब शराब पीने लगता है। तभी लैक्सस अपने साथ सभी हथियार लेकर उसकी दुकान पर आता है, क्योंकि कुछ देर पहले सैमसन उसके घर आया था और तब उसने लैक्सस को बहुत टॉर्चर किया था। लैक्सस इसी बात का बदला लेने आया है। तुम लोग, उसके सारे आदमी सैमसन को पीटना शुरू कर देते हैं। सैमसन नशे में धुत होता है और खुद पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो लैक्सस के आदमियों पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वो उन्हें मारकर यहाँ से सुरक्षित निकल जाता है। और तस्वीर में उसने देखा है कि वो हमेशा अपने दाहिने हाथ में अपना कंगन पहनता था, लेकिन जब सैमसन ने बेकी का शरीर देखा तो कंगन उसके बाएं हाथ में था। ये देखकर सैमसन अब समझ गया है कि बेकी अभी भी बेहोश है और सैमसन जल्द से जल्द शूटर को ये बताना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्रेडरिक अपनी पत्नी को हवाई अड्डे पर ले गया है। वे किसी भी समय यहाँ से निकल सकते हैं। फिर सिल्वी सैमसन को अपनी बाइक पर ले जाती है और जैसे ही सैमसन वहाँ पहुँचता है उसकी मुलाकात फ्रेडरिक से होती है। तब सैमसन पूरी कहानी बताता है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि बेकी अभी भी जीवित है और हमें गलत डीएनए रिपोर्ट दी गई थी। इस शहर के सभी लोग ईमानदार हैं। जिन लोगों ने बेकी का अपहरण किया था उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे, इसीलिए उसने झूठी रिपोर्ट बनाई। बेकी अभी भी जीवित है, इसलिए ये सभी लोग अस्पताल लौटते हैं और सैमसन उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। वो इस शहर में आने वाली किसी भी अमेरिकी लड़की का अपहरण कर लेता है और उसे हमेशा के लिए अपनी गुलाम बनाकर रखता है। फिर प्रबंधक को पता चलता है कि डॉक्टर ने उसे उसका नाम बता दिया है। फिर वो बेड़े से कहता है कि फ्रेडरिक और उसकी पत्नी को जल्द से जल्द मार दो, वरना वे हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सैमसन भी ये जानता है, इसलिए वो उन दोनों को एक गुप्त स्थान पर ले जाता है और कहता है कि जब तक मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर देता तुम दोनों यहाँ सुरक्षित रहो, तुम लोग यहीं रहो। और बस इतना ही कहता है। वो अपने सारे पुराने हथियार निकाल लेता है जो उसने छिपा रखे थे। इसी बीच हमें बेकी दिखाई देती है। उसे शहर के बाहर एक जेल में रखा गया है। उसके चारों ओर कई पहरेदार हैं। फिर बेकी को यहाँ एक फोन दिखाई देता है जिस पर वो कॉल करती है। फ्रेडरिक कहता है कि वो जल्द से जल्द वहाँ आएगा। बात करते करते वो उस जगह का पता लगा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि प्रबंधक ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो फ्रेडरिक और उसकी पत्नी को बाहर निकाल सके और जब वे अपनी पत्नी के साथ हों तो उन्हें मार सके। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं फ्रेडरिक और मोनिका पहले सैमसन को फोन करते हैं। सैमसन उन दोनों को रोकता है और कहता है मैं वहाँ जाऊंगा, तुम लोग जहाँ हो वहीं रहो। लेकिन ये लोग सैमसन की एक नहीं सुनते और इस जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं, लेकिन फ्रेडरिक का झगड़ा हो चुका है और मोनिका भी एक पुलिस अधिकारी है। वो जानते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। फिर वो पहरेदार के पास जाते हैं, उसे मारते हैं और अंदर घुस जाते हैं। एक एक करके वो बाकी पहरेदारों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चारों तरफ से घिर जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि जब ये दोनों यहाँ आएंगे तो पहरेदार धीरे धीरे इनके पास आएंगे और इन्हें मार देंगे। लेकिन इन दोनों को मारने से पहले सैमसन यहाँ आता है और एक एक करके सभी पहरेदारों को मार देता है
और सबको मारने के बाद वो एक पहरेदार से चाबी ले लेता है ताकि लोग अंदर जा सके और धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है और उन्हें लगता है कि शायद ये बे होगी, लेकिन पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये लड़की बे नहीं है, बल्कि उसे भी यहाँ बंधक बनाकर रखा गया है क्योंकि वो अमेरिकन थी। फिर ये लोग लड़की को आजाद कर देते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद सारे गार्ड कंफ्यूज हो जाते हैं और सब उनकी तरफ आ रहे होते हैं। फिर सैमसन मोर्चा संभालता है। वो सबसे पहले एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और एक एक करके सबको मार देता है। इसी बीच हमें फ्लैट दिखता है जो कैमरे पर सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने सारे लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि इनमें से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। और दूसरी तरफ सैमसन उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा होता है। वो जानता है कि ये लोग तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक वो सबको मार नहीं देता। तभी सैमसन को पता चलता है कि बाहर से कई गाड़ियां आ रही हैं, तो वो आरजी उठाता है और एक एक करके सारी गाड़ियों पर ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। अगर इन लोगों को रोका भी नहीं गया तो भी लोग ऐसे ही सभी लोगों को मारते रहेंगे। फिर वो फ्रेडरिक को फोन करता है और कहता है, मेरा एक सौदा है, मेरे पास आपकी बेकी है और आपके पास एक और अमेरिकन लड़की है जिसे आप लोग बचाकर भाग रहे हैं। अगर आप इस लड़की को मुझे सौंप देंगे तो मैं बेकी को आपको सौंप दूंगा। तब फ्रेडरिक भी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो लोग इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं तो सभी लोगों को मारा जा सकता है। लेकिन सैमसन कहता है, जो लोग फिर से धोखा कर रहे हैं, जैसे ही आप लोग एक्सचेंज के लिए जाएंगे उनका स्नाइपर आपको मार देगा, चाहे वो कुछ भी कहें। इन लोगों ने स्नाइपर को छिपा रखा है। फिर वो फ्लीट को देखते हैं जो अपने स्नाइपर से कहता है, जैसे ही हमें बेकी मिल जाए आप लोग सभी लोगों को मार देना। फिर सैमसन एक प्लान बनाता है और फ्रेडरिक और मोंका को इस लड़की के साथ आगे भेजता है। लेकिन इन लोगों के आगे जाने से पहले सैमसन सभी स्नाइपर्स को मार देता है। फिर ये लोग बेकी को वापस ले जाते हैं और इस लड़की को फ्लैट पर भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की फ्लैट पर जाती है वो एक बंदूक निकाल लेती है जो सैमसन ने उसे मारने के लिए दी थी। फ्लैट यही मर जाता है। तब तक चारों तरफ से पुलिस आ जाती है और एक एक करके फ्लैट के सभी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे सभी लड़कियां रिहा हो जाती हैं। इसीलिए वे दुनिया का सारा समय बिताती हैं। वे हवाई अड्डे पहुंचने वाली हैं और सैमसन का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर सैमसन खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवर्ट एक चर्च में ईश्वर के सामने ये कबूल करने बैठा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो चाहता है कि ईश्वर उसे माफ कर दे। तभी वहाँ हम सैमसन को देखते हैं जो स्टीवर्ट के सिर में सीधी गोली मार देता है और कहता है कि ईश्वर कहता है कि तुम मुझे माफ कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। और अब इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। दर्शकों, अगर आपको आज का हमारा रिकैप वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें और ऐसी ही और रोमांचक फिल्मी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।